हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, जिसका आज का टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। एक्चुअली ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार से रिलेटेड 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सभी बेस्ड है प्रयोगशाला परिचारक जो हरिराम पटेल बुक है उस पर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जितने भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसका PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन में प्रवेश करती है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका संबंध किस प्रभाव से है? ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी है बायर प्रभाव। जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन में प्रवेश करती है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और ये संबंधित है टिंडल प्रभाव से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, PV = K का संबंध किस नियम से है? तो PV = K का संबंध है बायल के नियम से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर किसी का आंसर पता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, जिससे आपको भी वो याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तत्व के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी है अधातु या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो तत्व के अंतर्गत धातु, उपधातु, अधातु इन सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोकार्बन। कहीं कहीं पे प्रिंट मिस्टेक होगा, उसको ध्यान ना दें। मेरी वॉइस अब सुन करके सही चीज़ नोट कर सकते हैं। दूसरा दिया है वसा, तीसरा दिया है प्रोटीन या ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो हमें बताना है कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी है नौशादर, ऑप्शन डी है चीनी। तो अमोनियम क्लोराइड को हम नौशादर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जेल किस प्रकार का कोलाइड ये विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ठोस एवं द्रव, ऑप्शन बी है ठोस एवं गैस, ऑप्शन सी द्रव एवं गैस, ऑप्शन डी में दिया गया है ठोस एवं ठोस। जेल किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है? तो ये उदाहरण ठोस एवं द्रव का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ के कणों की विशेषता के संबंध में सत्य कथन है। पहला दिया गया है ये निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है तापमान बढ़ाने पर इनकी गति तेज हो जाती है, तो बी भी पॉइंट सही है। सी में दिया गया है ये आपस में मिलाने पर अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जो इनके कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन से संभव होता है, तो ये भी पॉइंट सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है 5। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। ये पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्लाइड पे शो नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप उसे नोट करिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है,
गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की गंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कणों की गति मंद हो जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है तापमान बढ़ाने के साथ कणों के मिश्रित होने की दर कम हो जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है तापमान बढ़ाने के साथ विसरण की दर तेज़ हो जाती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गर्म खाने की गंध दूर तक ही पहुंच जाती है और ठंडे खाने की गंध लेने के लिए आपको उसका पास जाना पड़ता है। इसका सही रीज़न है क्योंकि तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो विसरण की दर तेज़ हो जाती है, जिससे गर्म खाने की गंध हमें दूर तक ही पहुंच जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ के कणों की मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है। और पहला पॉइंट दिया गया है कणों की गतिज ऊर्जा, दूसरा पॉइंट दिया गया है तापमान व कणों की गतिशीलता का अनुक्रमानुपातिक संबंध, तीसरा पॉइंट दिया गया है उच्च तापमान पर उच्च विसरण, चौथा पॉइंट दिया गया है कणों के मध्य आकर्षण बल। पदार्थ के मुख्य अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इनके गुण हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ का एक गुण नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, ध्यान देंगे। पहला दिया गया है अस्थिर आयतन, दूसरा दिया गया है निश्चित आकार, तीसरा दिया गया है स्पष्ट सीमाएं, चौथा दिया गया है आकार के प्रति दृढ़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि निश्चित आकार ठोसों में होती है, स्पष्ट सीमाएं होती है, आकार के प्रति दृढ़ता होती है, जबकि उनका अस्थिर आयतन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है रबर बैंड को खींचने पर इसका आकार बदल जाता है, फिर भी इसे ठोस मान लिया जाता है। क्योंकि ठोसों का एक निश्चित आकार होता है, हमने पहले स्लाइड में देखा अभी, जबकि रबड़ को ठोस माना जाता है, लेकिन इसको खींचने पर इसका आकार बदल जाता है। कारण दिया गया है बाह्य बल लगाने पर इसका आकार बदल जाता है और बल हटाने पर पुनः मूल आकार में आ जाता है। क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो कथन कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है। पहला पॉइंट दिया गया है हमारा, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, ये पॉइंट तो सही दिया गया है इसमें। दूसरा दिया गया है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं किंतु अपना आकार नहीं बदलते, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है। तीसरा दिया गया है, ठोस का आयतन स्थिर होता है, अर्थात इसका संपीड़न संभव नहीं है या नगण्य है, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है। हमें असत्य पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी पॉइंट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है स्पंज ठोस होते हैं फिर भी इनका संपीड़न संभव होता है। अभी हमने स्लाइड में देखा कि ठोस का आयतन स्थिर होता है, इसका संपीड़न संभव नहीं है या नगण्य है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है स्पंज को दबाने पे वो दब जाता है, जबकि वो ठोस की श्रेणी में आता है। कारण दिया गया है स्पंज में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों में वायु भरा होता है जो दबाने पर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन व कारण दोनों सही हैं। ठीक है, स्पंज ठोस की श्रेणी में तो आता है, लेकिन इसका संपीड़न भी संभव होता है, क्योंकि इसे दबाने पर ये दब जाता है। क्यों दबता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु भरी होती है। अगर हम स्पंज को दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे वो दब जाता है, उसका संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव पदार्थ का प्रमुख गुण है। द्रव का हमें प्रमुख गुण देखना है, क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है निश्चित आकार, क्या द्रवों में निश्चित आकार होती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है निश्चित आयतन, तीसरा दिया गया है तरलता, चौथा दिया गया है दृढ़ता। तो इसमें जो द्रव है उनका कोई निश्चित आकार तो नहीं होता, उनमें दृढ़ता भी नहीं होती, निश्चित आयतन और तरलता होती है इनमें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव पदार्थ में विचरण की दर अधिक होती है, क्योंकि, तो इसका रीजन है ऑप्शन बी, द्रव पदार्थ स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं व इनके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है हमें। पहला कथन है अत्यधिक आयतन के गैस को कम आयतन के सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। दूसरा कथन दिया गया है ठोस व द्रव की तुलना में गैसों में संपीड़नता क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो दोनों पॉइंट सही हैं इसमें, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 व 2 दोनों सही हैं और 2 1 की सही व्याख्या करती है, यानी कथन 1 और कथन 2 सही हैं, दोनों ही सही हैं, और कथन जो 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या करती है। अत्यधिक आयतन वाले गैस को कम आयतन के सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, संभव है, सही है पॉइंट। कथन दूसरा दिया गया था ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, द्रव एवं ठोस की अपेक्षा गैसों में तीव्र विचरण का कारण है। पहला पॉइंट दिया गया है कणों की तीव्र गति। दूसरा पॉइंट दिया गया है 2 कणों के मध्य अधिक का अंतर। तीसरा पॉइंट दिया गया है 2 कणों के मध्य अधिक संघनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 पॉइंट इसमें सही दिया गया है, तीसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है असत्य कथन की पहचान करना है हमें। पहला पॉइंट दिया गया है ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनके कण कंपन करने लगते हैं, वह नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो ये पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट दिया गया है बर्फ का गलनांक 293.15 केल्विन होता है। डी में दिया गया है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के मध्य आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो डी पॉइंट भी सही है। सी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, हमें असत्य पूछा गया था, तो सी पॉइंट असत्य है। क्यों असत्य है ये मैं बता दूं आपको। जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन, ना कि 293.15 केल्विन। यहाँ 293.15 केल्विन दिया गया था, जो बर्फ़ का गलनांक बिल्कुल नहीं है। बर्फ़ का गलनांक है 273.15 केल्विन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी बर्फ़ के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है इस ऊष्मा का उपयोग कणों के आकर्षण बल को कम करके पदार्थ की अवस्था बदलने में होता है। तो ये पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है बर्फ़ इस ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषित कर लेता है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है बर्फ़ इस ऊष्मीय ऊर्जा को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देता है, जिसे लुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये पॉइंट गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। हमें पूछा गया था किसी बर्फ़ की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल ताप पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की खालिस्तान कहते हैं। तो उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से कैसे संबंध प्रदर्शित करता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से कैसे संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका खालिस्तान कहते हैं। गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, उष्मांक कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन की पहचान करना है हमें। पहला पॉइंट दिया गया है, जल को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर इनके कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, तो ये पॉइंट तो सही दिया गया है। दूसरा देखते हैं, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर गैस के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान की भूमिका सर्व प्रमुख होती है, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सत्य कथन की पहचान करना था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ठोस है उसका डायरेक्ट परिवर्तन हो रहा है गैस पे, यहाँ बीच में द्रव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे। द्रव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठोस से डायरेक्ट ये हो रहा है गैस में परिवर्तन। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो कपूर को देख लीजिए। कपूर कैसे होता है, ठोस होता है, ठीक है। जब कपूर को हम जलाते हैं तो वो द्रव में बदलता तो नहीं है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ये ऊर्ध्वपातन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे बार बार क्वेश्चन भी बनता है कि कपूर का जलना किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है हमें। इधर दिया गया है प्रक्रिया जिसको आपको इसमें मिलाना है। संगलन, संगलन क्या होता है, संगलन क्या है, संगलन होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन होना, ठीक है। ठोस से अगर द्रव में परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। संघनन क्या होता है, संघनन जैसे बारिश का होना, गैस से द्रव में परिवर्तन होना, ठीक है। गैस से अगर द्रव में परिवर्तन हो रहा है तो उसे संघनन कहेंगे। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण होता है गैस से ठोस में परिवर्तन होना। वाष्पीकरण तो आप सभी जानते हैं, द्रव से गैस में बदलना, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सम्मिलित करना है, इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनता है। संगलन क्या है, संघनन क्या है, निक्षेपण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी को ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। संगलन क्या है, ठोस से द्रव में परिवर्तन होना। संघनन क्या है, गैस से द्रव में परिवर्तन होना, ठीक है। निक्षेपण गैस से ठोस में परिवर्तन होना, और वाष्पीकरण तो आप सभी जानते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं यह आपको बताना है। क्या ठोस H2O को सिर्फ शुष्क बर्फ बोलते हैं, क्या ठोस CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, या ठोस O2 को, या ठोस H2 को। तो शुष्क बर्फ हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, या नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएंगे। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ, सभी को रिप्लाई करता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ कर ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सत्य कथन की पहचान करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला पॉइंट है इसमें, दाब बढ़ाने व ताप घटाने पर गैस ठोस में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा दिया गया है, एक एटमॉस्फेयर वायु दाब एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय लिखा है यहाँ पे, प्रिंट मिस्टेक होगा, ध्यान रखेंगे। दाब पर
ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है, जिसका कारण ठोस को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है। तीसरा दिया गया है, पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण ताप व दाब के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा दिया गया है, गैस अवस्था से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। सत्य कथन की पहचान करना है हमें। आप देख पा रहे होंगे इसमें केवल ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है। जो पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण ताप व दाब के द्वारा नहीं किया जा सकता, यही पॉइंट सही है, बाकी सभी पॉइंट गलत हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य कथन की पहचान करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर मात्रक है, किसका मात्रक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ताप, ऑप्शन बी में दिया गया है उष्मा का, ऑप्शन सी में दिया गया है गैसीय दाब का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक एटमॉस्फेयर जो मात्रक है वो है गैसीय दाब का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। क्या सेल्सियस है या केल्विन या पास्कल या एक एटमॉस्फेयर। तो जो तापमान है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो होता है केल्विन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापमान की माप करने हेतु केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं। क्या करेंगे जिससे केल्विन सेल्सियस में बदल जाएगा। दिए हुए तापमान से 173 घटाकर, दिए हुए तापमान में 173 जोड़कर, दिए हुए तापमान में 100 घटाकर या दिए हुए तापमान में 100 जोड़कर, तो क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताएं। हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, क्या करना है, हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 273 घटा देंगे। ठीक है, 273 घटा देंगे। अगर कोई भी तापमान दिया गया है, कोई भी मान दिया गया है, उसमें 273 हम घटा देंगे तो केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन बनता है इससे, न्यूमेरिकल भी बनता है। कोई भी मान दिया रहता है, वो केल्विन में दिया रहता है या सेल्सियस में दिया होगा, उसको कन्वर्ट करने रहता है। जैसे केल्विन में दिया है तो उसको सेल्सियस में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 273 घटा करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दाब का एसआई मात्रक है फ़ारेनहाइट, केल्विन, कैंडेला या पास्कल। जो दाब होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक 1 एटम बराबर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है कितना पास्कल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां लिख देता हूं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है, 1 एटम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 के पावर में है ना सभी, 10 के पावर 15 पास्कल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1 एटम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 15 पास्कल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी इंटू में है, और ये जो इधर पॉइंट दिया गया है ये सभी पावर्स में है। ठीक है, तो 1 एटम बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर 15 पास्कल होता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित
होने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण की गति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट दिया गया है सतही क्षेत्र, दूसरा पॉइंट दिया गया है तापमान, तीसरा दिया गया है आर्द्रता, चौथा दिया गया है वायुमंडल की गति। तो जो वाष्पीकरण की गति है वो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण की गति सतही क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, तापमान पर भी, आर्द्रता और वायुमंडल की गति पर भी निर्भर करेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? एक तरफ कप दिया गया है और एक तरफ प्लेट में दूध दिया गया है। इन दोनों में अगर मैं पूछूं तो हम प्लेट में गर्म जो दूध है उसको हम जल्दी पी लेंगे कप की अपेक्षा में। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका सही रीज़न है ऑप्शन सी, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, जो कप है, जैसे ये कप है तो उसका सतही क्षेत्र मात्र इतना है, ठीक है, लेकिन जो प्लेट है उसका सतही क्षेत्र इतना है, बढ़ गया यानी कि, तो सतही क्षेत्र पर बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे हम दूध को जल्दी पी लेते हैं या ये जल्दी ठंडा हो जाता है, गर्म दूध जल्दी ठंडा हो जाता है कप की अपेक्षा प्लेट में। इसका रीज़न यही है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित करना है। इधर अवस्थाएं दी गई है और इधर दिया गया है कणों में आकर्षण। तो जो ठोस होता है उनमें कणों में आकर्षण उच्च होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होते हैं यानी कि मध्य होता है, गैसों में निम्न होता है। ठीक है, ठोस के कण पास पास होते हैं, वहीं द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस के कण बहुत ज़्यादा दूर होंगे। इन जो ठोस हैं उनमें कणों के बीच में आकर्षण अधिक होगा, इनमें मध्य होगा द्रव में, और जो गैस है उनमें निम्न होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा में अधिक से न्यून का सही अवरोही क्रम क्या है? गतिज ऊर्जा अधिक से न्यून का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें अधिक से न्यून में जाना है गतिज ऊर्जा, तो इसका सही आंसर है गैस, फिर द्रव, उसके बाद ठोस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके कण अनियमित व अक्रमिक रूप से विचरण करते हैं? ठोस, गैस, द्रव या ठोस व द्रव? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। साथ ही आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको बताना है, और नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पर लेकर के आएँ ये आपको बताना है कमेंट पे। आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।